नमस्कार दोस्तों, 21 मई 1991 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैलीज खत्म करके मद्रास निकलने की तैयारी कर मैं था जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, मद्रास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। निराश होकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो स्टेट गेस्ट हाउस के रास्ते में थे तभी उनकी पुलिस टीम को एक वायरलेस मैसेज मिलता है। कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया है उड़ान के लिए। तो राजीव गांधी एक यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी इन्फॉर्म नहीं करते, जो कि एक अलग वैन में ट्रैवल कर रहे थे। अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मद्रास पहुंच जाते हैं। रात के करीब 8:30 बजे मद्रास एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कई सारे नेता राजीव गांधी को रिसीव करने आते हैं। पेरुम्बुदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करना था। ये पहले से ही रैली के लिए लेट हो चुके थे। ये श्री पेरुम्बुदूर पहुंचते हैं। गर्मी के इस मौसम में भी हजारों कांग्रेस सपोर्टर्स राजीव गांधी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। एक गाने की आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें राजीव और इंदिरा गांधी की तारीफ की जा रही थी। लगभग 10:19 राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर एक कदम आगे रखते हैं तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ चंद सेकंड में चारों ओर धुआं, लोगों की चीख पुकार सुनाई मच जाती है। बाद में पता चलता है इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए, जिनमें से एक राजीव गांधी खुद भी थे। I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. 22 मई की सुबह अखबार में एक खबर छपती है। पूरा देश देखकर हैरान था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो भुवनेश्वर में एक रैली में थे, उसे बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस आ जाते हैं। तुरंत एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड्स। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी के पास भी इस असैसिनेशन को लेकर कोई जवाब नहीं था। एम्बैरेसमेंट का मोमेंट था। कोई नहीं बता पा रहा था कि यह हमला कैसे हुआ और किसने किया। यह इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस असैसिनेशन बनने वाला। तो इससे पहले जो दो सबसे बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हुए थे देश में, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन, उन दोनों केसेस में उनके हथियारों को ऑन द स्पॉट ही पकड़ लिया गया था। लेकिन इस बार कोई नहीं जानता था कि किलर कौन है और कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं। सारा सबूत डिस्ट्रॉय हो चुका। अटैकर की आइडेंटिटी भी अनक्लियर थी और कोई कॉन्क्रीट लीड भी नहीं थी। ये पूरी तरीके से एक ब्लाइंड केस लग रहा था कि इसी वजह से यहाँ पर कंस्पिरेसी थ्योरीज ना बनने लग जाए। अगर अगले कुछ दिनों में क्लियर नहीं हुआ कि इसके पीछे कौन था तो जाहिर सी बात है मीडिया में और जनता में अफवाहें फैलने लगेंगी। इस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से डील करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। इस एसआईटी को लीड करने के लिए उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर चुनते हैं आईपीएस ऑफिसर डीआर कार्तिकेयन को। इन्हें पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करने की आर्ट के लिए उस वक्त बड़ा जाना जाता था। देश के टॉप ऑफिसर्स शामिल थे, एनएसजी के हेड से लेकर मल्टीपल एक्सपीरियंस्ड आईपीएस ऑफिसर्स। एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली केपेबल टीम। इस टीम के सामने एक ही टारगेट था, पता लगाओ कौन है जिम्मेदार राजीव गांधी की असैसिनेशन के पीछे। इसी थ्योरी बनने से रोकना था और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना था। इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मित्रा इस केस को शुरू से कवर कर रहे थे। शुरू से लेकर एंड तक वो इस केस को बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं और साल 2022 में जाकर पब्लिश करते हैं 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधीज असैसिनेशन। और अब सोनी लिव ने इस किताब की एक बड़ी शानदार अडेप्टेशन करी है एक वेब सीरीज में, द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन केस, डायरेक्टेड बाय नागेश कुकुनूर। Rajiv Gandhi is alive. What is your name, sir? And where are you calling from? लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ये सही मौका होगा आपको इस इंसिडेंट की पूरी सच्ची कहानी बताने का। आइए जानते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। कहां से शुरू की जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्राइम सीन से मिले ज्यादातर सबूत धमाके में ही तबाह हो चुके थे और जो कुछ बचा था उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था। मीडिया में अफवाहें चलने लग गई थी कि इसके पीछे एलटीटीई, एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिम्मेदार हो सकती है। रॉ चीफ जीएस वाजपेयी को बुलाकर मीडिया में इस स्पेकुलेशन के बारे में पूछते हैं, क्या सही में राजीव गांधी को एलटीटीई ने मारा था? जीएस वाजपेयी जवाब में कहते हैं कि एलटीटीई के इंटरनेशनल सेक्रेटरिएट के चीफ एलियास किट्टू इस असैसिनेशन से कोई भी लिंक डिनाई करते हैं। जीएस वाजपेयी प्रधानमंत्री से कहते हैं कि किट्टू एलटीटीई में रॉ का ही एक आदमी है और रॉ को नहीं लगता कि इसमें कोई भी विदेशी साजिश है। साथ ही में मीडिया सिख मिलिटेंट्स के होने की संभावना को भी डिनाई किया जाता है। 22 मई की सुबह तमिलनाडु के फोरेंसिक लैब्स के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखरन जब अखबारों को पढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरे केस को बदल कर रख दिया। इनकी फोटोज छपी थी और गौर से देखने पर दिख रहा था लाशों के ढेर के बीच एक कैमरा। ये तो कैमरा लग रहा है। उन्हें लगा कि ये कैमरा इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। अपनी टीम को इस कैमरा को ढूंढने का आदेश देते हैं। पता चलता है कि ये कैमरा हरि बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का है जिनकी खुद इस ब्लास्ट में मृत्यु हो चुकी है। ब्लास्ट के बाद इस कैमरा को सीआईडी ने रिकवर कर लिया था। सीआईडी का एक आदमी डॉक्टर चंद्रशेखरन से मिलता है और इनकी टीम को कैमरा की फिल्म से 10 फोटोग्राफ्स मिलती है।
इनमें से एक फोटो बड़ी खास थी। एक फोटो जिसमें देखने को मिलता है सलवार कमीज और चश्मा पहने एक औरत चंदन की माला लेकर खड़ी थी, और इस औरत से कुछ ही दूर व्हाइट कुर्ते पजामे पहने एक आदमी एक जर्नलिस्ट की तरह नोटबुक हाथ में लिए खड़ा। सबूतों के आधार पर अब तक ये तो साफ हो गया था कि यहाँ पर एक ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। अंदर या किसी गाड़ी के नीचे रखा नहीं गया था, बल्कि एक इंसान के ऊपर ही लगाया गया था, इन कपड़े के साथ वायर्स और उसमें हरे और नारंगी रंग के धागे। हुआ कि इस फोटो में दिख रही है औरत खुद ही एक्चुअली में ह्यूमन बॉम्ब थी।